नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय की चर्चा करने वाले हैं और ये विषय जुड़ता है खास तौर पे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन से। और इन देशों ने अब एक तरह से देखें तो दक्षिण एशिया में जो एक समीकरण है वो नए समीकरण बनाना शुरू कर दिया है। और इसी कारण से देखें जो सार्क संगठन है, अब उस सार्क संगठन के साए से अब ये बाहर निकलकर एक नया क्षेत्रीय मंच तैयार करना चाहते हैं। तो इसी की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर क्या बात है, क्या समीकरण है जो एक तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहे हैं और ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हो सकते हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ क्या है तो सार्क के साए से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। और न्यूयॉर्क में जो इसाक डार हैं, जो तौहीद हुसैन है, इनकी मुलाकात भी हुई है। नए रिश्ते की शुरुआत भी कही जा रही है कि हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? इसाक डार हैं। ये क्या है? फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के। और दूसरे तरफ देखेंगे तो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है तौहीद हुसैन, ये दोनों जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, इनके बीच में संयुक्त राष्ट्र में कह सकते हैं कि यूएन में जो टू स्टेट जो सल्यूशन है उस कार्यक्रम के दौरान इनकी भेंट हुई है न्यूयॉर्क में। और पिछले एक साल में चौथी उच्च स्तरीय जो बैठक है इन दोनों देशों के, इस तरह के जो भी प्रमुख हैं उनके बीच में हो रही है, जिससे दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो और सुधारने की जो गंभीर कोशिश है उसमें ये लगे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो कैसे बढ़ाई जा रही हैं। और इस बैठक में जो कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के टू स्टेट नेशन सॉल्यूशन जो प्रोग्राम था, इस बैठक में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, इस तरह के जो भी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो सहयोग है उस पर बढ़ाने, ऐसे मुद्दों पर एक तरह से संबंध बढ़ाने पर खास तौर पे चर्चा हुई। तो आप समझ सकते हैं कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। और सबसे खास बात क्या है कि सार्क इसमें चर्चा में आ चुका है, क्योंकि अगर सार्क के बारे में देखेंगे तो जो सार्क है, सार्क के संदर्भ में कहा जा रहा है चूँकि दक्षिण एशियाई जो देश हैं उनका ये सहयोग एक मंच है। और 2016 से देखें तो एक पूरी तरह से इनएक्टिव पोजीशन में है। खास तौर पे इसमें देखें तो जो भूमिका है इसे इनएक्टिव करने की वो भारत की है, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जब तक उसके पड़ोसी देश आतंकवाद को प्रायोजित करते रहेंगे तब तक ऐसे मंचों पर भारत अपनी सक्रियता नहीं दिखा सकता। और इसी के चलते देखें तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो चूंकि ठीक नहीं है, इस कारण से देखें तो सार्क की जो प्रासंगिकता है उस पर भी अब बड़ा सा प्रश्न चिन्ह देखने को मिल सकता है। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित जो भी आतंकवाद है इसके विरोध में ही सार्क की जो बैठकें हैं उनमें सक्रिय रूप से जो अपनी साझेदारी है, जो हिस्सेदारी है उस में अब शामिल होना बंद कर दिया। इस कारण से अब ये जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगठन सार्क कहलाता था, अब इसकी जो प्रासंगिकता है वो खतरे में पड़ चुकी है। ऐसे में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं जो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हर मंचों पर बोलते हैं, भारत के खिलाफ काम करते हैं, आतंकवाद को प्रायोजित कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्थिरता नहीं, यहाँ की सरकारें अस्थिर है। ये क्या करें कि अब एक नए मंच की तलाश करें, कोई नया मंच मिले जहां पर ये अपनी बातों को रखें और भारत के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको और आगे बढ़ाएं, इस तरह की बात कही जा रही है। और नई कूटनीतिक पहल के तहत देखें तो कई सारे जो प्रयास हैं वो भी किए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में देखेंगे तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं, मंत्री वह मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने ढाका का दौरा किया था। वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गए थे और वहां पर उन्होंने बांग्लादेशी जो अपने समकक्ष जहांगीर आलम चौधरी है उनके साथ पूरी एक कूटनीतिक बैठक की थी। आधिकारिक जो पासपोर्ट धारक हैं उनको वीज़ा मुक्त जो यात्रा है उसकी सुविधा देने की जो एक बात थी, उसके संदर्भ में दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के जो प्रमुख हैं उनके बीच में एक सहभागिता देखने को मिली। और ये जो आपसी विश्वास और सहयोग है, इस सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में देखें तो बहुत सारे मुद्दों पर एक दूसरे को समर्थन किया जा रहा है। और इसमें खास तौर पर देखेंगे तो बांग्लादेश को अपने पाले में पाकिस्तान लाना चाह रहा है ताकि अपने हितों को साध सके। भारत
के लिए जो मुश्किलें हैं वो खड़ा कर सके। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बदलती हुई जो सरकार है, क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में कुछ समय पहले वहाँ पर जो सरकार थी वो शेख हसीना की थी, और उसके बाद शेख हसीना की जो सरकार है वो अपदस्थ कर दी गई, और इस समय वर्तमान में देखेंगे तो वहाँ पर यूनुस खान के नेतृत्व में अस्थाई जो सरकार है वो चल रही है। लेकिन यूनुस के आने के बाद, जब से यूनुस की अस्थाई वहाँ पर सरकार है, उसके जो कूटनीतिक रवैये हैं वो पूरी तरह से उनमें बदलाव देखने को मिले हैं, खासतौर पर भारत के संदर्भ में, क्योंकि शेख हसीना के साथ जो भारत के संबंध थे वो काफ़ी बेहतरीन थे और कई सारे मुद्दों पर दोनों देश एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, और भारत बड़े स्तर पे निवेश या बांग्लादेश को विभिन्न उसकी परियोजनाओं में बड़े स्तर पे जो सपोर्ट है, जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत करने में योगदान दे रहा था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना की सरकार अपदस्थ हुई, फिर क्या है कि बांग्लादेश में जो कूटनीतिक डिप्लोमेसी है वो भारत के खिलाफ हो गई है। पाकिस्तान के साथ अब उसके जो संबंध है पहले से काफ़ी बेहतर हुए हैं, बेहतर किए भी जा रहे हैं, और इस तरह से देखें कि एक जो पहले से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा तानातानी थी वो अब बदल चुकी है। और इस समय ऐतिहासिक जो कटुता है उसके बावजूद भी दोनों जो देश हैं, अब ये खास तौर पर देखेंगे कि अलग अलग जैसे क्षेत्र हैं, जैसे ट्रेड है, इसके अलावा देखेंगे कि जो भी टेक्नोलॉजी पर जो भी कह सकते हैं कि सहयोग है, जो सपोर्ट है, उस पर दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं। जो मुद्रा आधारित जो सहयोग है, करेंसी बेस्ड जो सपोर्ट है, उस पर भी क्या है कि दोनों देश एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जबकि पहले क्या था कि दोनों के बीच में अगर देखेंगे कि यहाँ पर जो पाक है और जो बांग्लादेश है, इनके बीच में एक ऐतिहासिक कटुता है। जब से दोनों पाकिस्तान से हटकर अलग एक नया देश बांग्लादेश बना, तब से देखेंगे तो दोनों के बीच में काफ़ी विवाद था। लेकिन अब क्या है कि इनके बीच में अचानक इस तरह की जो भी साझेदारी है, जो निकटता है, वो आना एक बड़ा प्रश्न है। और इसी बीच में देखें, चूंकि इनकी एक नीड है कि हम एक नए मंच को ज्वाइन करें, उसके साथ हम मिलकर काम करें, तो इसी बात का जो फ़ायदा है वो कौन उठा रहा है? तो अब चीन उठा रहा है। चीन की भूमिका अब इसमें आगे बढ़ गई है, क्योंकि दक्षिण एशिया में देखें तो पावरफुल जो कंट्रीज हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो ही कंट्रीज हैं, एक इंडिया है, दूसरा चाइना है। और इसमें जो सार्क बना था, सार्क के संदर्भ में देखें तो अब चीन चाह रहा है कि एक नया हम ऐसा क्षेत्रीय मंच बनाएं जिसमें चीन पूरी तरह से उसे कंट्रोल करे। और इसमें उसने खास तौर पे टारगेट किया है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो देश हैं, वहाँ पर पहले से ही वो लगातार एक्टिव है। वहाँ पर बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको डेवलप कर रहा है। इन देशों के लिए देखें तो स्ट्रेटेजिक सामरिक जो क्षेत्र है उसमें मदद कर रहा है। जैसे देखें सिंदूर जब ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जो चीनी मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भारत पर छोड़ी गई। इसका मतलब कि सामरिक तौर पे पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा था। तो चीन अब क्या चाह रहा है कि वो सार्क की जो एक इनएक्टिव पोजीशन है, जो निष्क्रियता है, जिसमें खास तौर पे भूमिका भारत की है, तो यहाँ पर वो अब चाह रहा है कि सार्क की एक जो निष्क्रियता है उसको उसका एक एडवांटेज लिया जाए और एक नया जो क्षेत्रीय मंच है, एक रीजनल जो इस तरह का प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए। तो इस पर वो काम कर रहा है। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो हाल ही में कुनमिंग में एक बैठक भी हुई थी, जहां पर बांग्लादेशी जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर गए हुए थे। इस बैठक में वो शामिल हुए। हालांकि ये अलग बात है कि बांग्लादेश ने इस बैठक से इनकार कर दिया कि हाँ ठीक है, हम कोई ऐसा गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन ये भारत के लिए भू राजनीतिक जो चुनौती है, जो एक तरह से अब आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जिसमें खास तौर पे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश किसी नए मंच पर एक साथ खड़े होंगे और मुश्किल दौर हो सकता है भारत के लिए। और भारत इसके लिए अब कहीं ना कहीं देखें तो एक जो स्ट्रेटजी है वो बना रहा है कि कैसे साधा जा सकता है इन तीनों देशों को। भारत की जो स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बड़ा रोड़ा है, खास तौर पे क्षेत्रीय जो संतुलन है उसमें अगर देखें तो भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है। जो भी एनालिस्ट है वो ये कहते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में क्या है, एक केंद्रीय शक्ति, एक पावर है, और इसे दरकिनार करके कोई भी जो संगठन है वो आगे नहीं बढ़ सकता, लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं जो हित हैं वो भारत से आकर टकराएंगे ही। और इस तुलना से ये तो क्लियर हो जाता है कि दक्षिण एशिया में भारत की जो रणनीतिक और जो आर्थिक पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी है। तो
ये बात तो क्लियर हो गई है कि ठीक है, कोई अगर मंच बनता है तो उसके जो सरोकार होंगे उसमें भारत के सरोकार शामिल होंगे। तो भारत को दरकिनार करके कुछ भी साउथ एशिया में नहीं किया जा सकता, किसी बड़े मंच का एक कह सकते हैं कि मंचन नहीं किया जा सकता है और उस पर काम नहीं किया जा सकता है भारत विरोधी। तो इस तरह की बात की गई है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी जो बातें हैं वो दी गई हैं, अलग अलग जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है, इकोनॉमी है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, रक्षा जो बजट है, उसे देख सकते हैं कि भारत विभिन्न मामलों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पाकिस्तान की बात की जा रही है, बांग्लादेश की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की जो जनसंख्या है इससे तो कई गुना भारत की जो जनसंख्या है, यानी कि मानव जो संसाधन है भारत के पास क्या है कि पाकिस्तान की अपेक्षा ह्यूमन जो रिसोर्स है वो काफ़ी अधिक है। इसके अलावा अगर देखेंगे इकोनॉमी की बात करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी कम है, भारत की इकोनॉमी अब दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है, जबकि यहाँ पर 0.34 ट्रिलियन डॉलर ही इकोनॉमी है पाकिस्तान की। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 650 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान 15 बिलियन डॉलर पे रेंग रहा है। रक्षा बजट की बात करें तो इसमें भारत का जो रक्षा बजट है वो 75 बिलियन डॉलर है और उसके सामने एक चौथाई भी नहीं टिकता है पाकिस्तान का रक्षा बजट। तो कैसे टिक सकता है कोई मंच जहां पर भारत उपस्थित न हो साउथ एशिया में? तो इस कारण से देखें तो भारत की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर एक दो बातें हैं जैसे हम उसको समझ सकते हैं, जैसे सार्क जो है वो क्यों फेल्योर है, भारत पाकिस्तान के जो विवाद हैं उसके केंद्र में सार्क कैसे फंसा हुआ है। तो देखिए 1985 के बाद जब इसका उद्भव हुआ, इस संगठन का, इस समूह का, जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका विभिन्न देश शामिल हैं इसमें, तो इसके बाद देखेंगे 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें ऐड हो गया, शामिल हो गया। लेकिन 2016 में जब उरी पर हमले हुए उसके बाद भारत ने पूरी तरह से देखें तो पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि ठीक है, सारे जो इस तरह के कह सकते हैं कि भारत विरोधी जो एक्टिविटी है वो तुम ही संचालित कर रहे हो और तब हम तुम्हारे साथ किसी मंच को कैसे शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद देखें तो ये जो संगठन है एक तरह से जमी हुई फ्रीज्ड एक संस्था बन गई, पूरी तरह से इनएक्टिव संस्था बन गई और इसी कारण से अब इसकी जो स्थिति है वो बहुत ही एक्टिव नहीं है और ना ही इसका कोई अब प्रासंगिकता दिख रहा है आने वाले भविष्य में, जब तक भारत इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका नहीं निभाता है। भविष्य की जो दशा दिशा है, क्योंकि भारत रहित जो मंच है वो तो संभव है ही नहीं, ये क्लियर हमने कर दिया, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि चाहे चीन कितना भी दबाव डाले, भारत को दरकिनार जो करने की बात है वो साउथ एशिया में करके, भारत को दरकिनार करके कोई क्षेत्रीय संगठन संचालित किया जा सके, उसे आगे बढ़ाया जा सके, लंबे समय तक सस्टेन किया जा सके, ये तो संभव नहीं है। और भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो आर्थिक ताकत है, कूटनीतिक जो प्रभाव है, क्षेत्रीय जो स्थिरता है, वो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टेबल हो चुका है, साउथ एशिया में एक तरह से पावर के तौर पे स्थापित है और चीन के बाद देखें तो हर मामले में जो भारत है वो अव्वल है। तो इस कारण से देखें तो अब जो नया सार्क का एक क्षेत्रीय भ्रम जो फैल रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो एक नए संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है और इस कारण से चीन का एक नया मंच खड़ा करने का जो प्रयास है कि एक क्षेत्रीय मंच चीन खड़ा करे, ऐसे मंच की लगातार खोज कर रहे हैं भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इस तरह का साउथ एशिया में जो एक नए कूटनीतिक जो युग की शुरुआत करने के जो संकेत देख रहे हैं या कहें तो उसकी सोच की जा रही है, ये कब तक संभव हो पाएगी, कितने हद तक संभव हो पाएगी, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जब तक भारत सक्रिय भागीदारी ऐसे मंचों पर नहीं करता है, खासतौर पे साउथ एशिया के संगठन के संदर्भ में, तब तक ऐसे संगठन को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता, प्रभावशील नहीं बनाया जा सकता, क्षेत्रीय व्यवस्था के स्तर पे ये मजबूत नहीं हो सकता। इस मंच की जो बातें हैं वो ग्लोबल स्तर पे या कहें तो विश्व स्तर पे नहीं सुनी जा सकती। इसीलिए भविष्य के किसी भी पहल के लिए भारत की जो भागीदारी है वो आवश्यक ही है और अपरिहार्य है। तो इस तरह की जो बातें हैं कि नए इस तरह के कोई क्षेत्रीय जो मंच है वो विकसित हो जाएंगे, ये बड़ा ही मुश्किल लगता है। एक तरह से देखें तो ये स्वप्न की तरह लगता है और इसमें खासतौर पे दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। इसकी जो स्थापना की गई थी, इसे कब इसकी नींव डाली गई थी, तो 8 दिसंबर को इसकी नींव डाली गई थी। और कब डाली गई थी, तो 1985 को। और कहाँ पर डाली गई थी,
तो ये भी बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहीं पर इसकी नींव या कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो संस्थापक जो सदस्य थे वो मूल रूप से देखेंगे तो 7 देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। बाद में देखेंगे तो 2007 में 2007 में एक और देश इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो फिर नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं वो 8 हो गए और 8वां देश कौन सा था, तो वो अफगानिस्तान था। अगर बात करेंगे कि इसका जो मुख्यालय है सार्क का वो कहाँ पर है, तो वो नेपाल में है। नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, आखिर किस उद्देश्य से 7 जो सदस्य थे वो मिलकर इसकी स्थापना किए थे, तो दक्षिण एशिया, साउथ जो एशिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर साउथ एशिया के जो विभिन्न देश हैं उनके बीच में आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, तकनीकी स्तर पे वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये जो समूह है ये बनाया गया था। इसके अलावा भी देखेंगे तो साउथ एशिया में चूंकि ये ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर पे देखेंगे यहाँ पर गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा जैसी जो समस्याएं हैं, उन सुरक्षा इस तरह की जो भी समस्याएं थी, इन पर क्षेत्रीय एक सहयोग स्थापित करने के लिए भी ये मंच बनाया गया था, ताकि क्षेत्रीय जो एक अस्थिरता साउथ एशिया में देखने को मिल रही थी उसे अस्थिरता को स्थिरता में बदला जाए, शांति की एक जो स्थापना है वो की जा सके। तो इस तरह के जो उद्देश्य हैं उनको लेते हुए ये जो सार्क है इसकी स्थापना की गई थी। भारत पाकिस्तान के जो द्विपक्षीय तनाव है, खासतौर पे जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समय समय पे जो आपसी तनाव देखने को मिले हैं, तो उस आधार पर देखें तो जो सार्क का ढांचा है वो इस सिद्धांत पर आधारित था कि सदस्य देश अपने मतभेदों को क्या करेंगे, उन मतभेदों को संगठन के बाहर हल करेंगे। संगठन पे वैसे मुद्दों को नहीं लाया जाएगा, उनकी चर्चा इस मंच पे, सार्क के मंच पे नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इसलिए कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में कई सारे मसले हैं जिसके ऊपर दोनों के बीच में तनाव देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत पाकिस्तान के बीच में देखें तो लगातार कश्मीर, सीमा उल्लंघन, आतंकवाद जैसे जो मुद्दे हैं, ऐसे क्या है कि संगठन को अंदर से क्या किए, खोखला बनाते गए। और इसमें खास तौर पे जो भूमिका थी वो पाकिस्तान की थी, क्योंकि वो अपने यहाँ जो भी अस्थाई सरकार है या फिर कहें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में के साथ भारत में भी आतंकवाद को प्रायोजित करने से कभी बाज नहीं आया है। और कोई भी बैठक हो या पहल हो, भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर टिकी रहती थी। तो इस कारण से देखें तो जब बैठकें होती थी वो अक्सर फेल्योर हो गई। बाद में देखें कि जब 2016 में एक तरह से देखें जो उरी एक्टिविटी देखने को मिली, आतंकवादी जो घटना है वो देखने को मिली, तो वो सार्क के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, क्योंकि 2016 में जम्मू कश्मीर का जो उरी सेक्टर है, उरी जो क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय सेना के शिविर पर बड़े स्तर पे आतंकवादी अटैक हुए, टेररिस्ट अटैक हुए, और उसमें बड़ी संख्या में लगभग कहा जाता है कि 19-20 जो जवान हैं भारत के, उन्होंने अपनी जानें खो दी, वो शहीद हो गए। भारत ने आरोप लगाया कि हमलावर पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित थे, आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, जो पाकिस्तान में सक्रिय थे, उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, वहाँ से वो ट्रेनिंग प्राप्त करके वहाँ से बाकायदा भारत के विरुद्ध एक प्रायोजित जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। और इसी के प्रतिरोध में देखें तो भारत ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित जो सार्क शिखर सम्मेलन हो रहा था उसका पूरी तरह से बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और ये निर्णय संगठन के भीतर जो एक गंभीर जो दरार है, जो एक कह सकते हैं कि इस सार्क के ऊपर जो एक इसकी इनएक्टिव पोजीशन में ले जाने का कारण भी बन गया। तो इस तरह से देखें तो सार्क धीरे धीरे क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। और अन्य देशों की जो प्रतिक्रिया इसके संदर्भ में आई कि धीरे धीरे क्या है कि इसके जो विभिन्न सम्मेलन हो रहे थे, जो बैठक हो रहे थे, इनकी जो एक्टिविटी थी वो भी धीरे धीरे कह सकते हैं कि धीमी या धूमिल पड़ गई। भारत के फैसले के बाद देखें तो पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है, भूटान है, अफगानिस्तान है, उन्होंने भी इस सम्मेलन की बैठकों में भाग लेना क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इन देशों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद के समर्थन का भी आरोप लगाया। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली। और रिजल्ट क्या हुआ कि 2016 के बाद जो सार्क शिखर सम्मेलन है ये एक तरह से स्थगित हो गया और आज तक पुनः आयोजित नहीं हो सका है। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि अब ये धीरे धीरे क्या है, निष्क्रिय हो चुका है। संस्थागत जो जड़ताएं हैं वो इसमें आ चुकी हैं, एक निष्क्रियता देखने को मिल रही है, क्योंकि सार्क क्या है, सर्वसम्मति से बनाया गया
या सर्वसम्मति की जो सिद्धांत है उस प्रक्रिया पर आधारित एक समूह था। लेकिन अब छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं वो भी सदस्य देशों के आपसी जो राजनीतिक तनाव है, जो मतभेद हैं, उन कारणों से वो क्या हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। संगठन के अंतर्गत कई सारी जो कह सकते हैं कि तकनीकी समितियां हैं, क्षेत्रीय जो केंद्र है, वो अब पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, वो निष्क्रिय हो चुके हैं। और अब वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि सार्क की जो वर्तमान पृष्ठभूमि है वो क्या है, उसकी स्थिति क्या है, तो देखिए सार्क आज एक क्या है, पूरी तरह से इनएक्टिव पोजीशन वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ बन चुका है, समूह बन चुका है। 2014 में काठमांडू में अंतिम जो सफल सार्क सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था और इसके कई सारे क्षेत्रीय केंद्र जो हैं, रीजनल सेंटर जो हैं, वो क्या हो चुके हैं, या तो बंद हो गए या निष्क्रिय पड़े हुए हैं। सार्क की जो बैठकें हैं उन बैठकों में अब केवल एक तरह से फॉर्मेलिटी ही रह गया, औपचारिकता ही रह गई है। ठोस नीतिगत जो निर्णय है या जो साझा परियोजना है वो अब कम ही देखने को मिलती है। तो इस कारण से इस तरह के जो मुद्दे हैं वो अब सार्क के संदर्भ में देखने को मिल रहे हैं। भारत के लिए जो रणनीतिक विकल्प है जैसे बिम्स्टेक, ऑयरा है, ऐसे वैकल्पिक जो मंच हैं उनको सशक्त भारत बना सकता है। भारत पहले से ही देखें बिम्स्टेक जो बंगाल की खाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, उन जो देश हैं उनके मंचों से जुड़ा हुआ है और इन मंचों में पाकिस्तान क्या है, सदस्य भी नहीं है, जिससे भारत की अगुवाई में क्षेत्रीय सहयोग को बड़े स्तर पे क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। इसकी संभावना पहले से अधिक है। पड़ोसी देशों के साथ देखेंगे तो जो द्विपक्षीय संबंध है उसको क्या किया जा सकता है, भारत के द्वारा और मजबूत किया जा सकता है। जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, ऐसे पड़ोसी देशों के साथ सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो रिश्ते हैं वो भारत और मजबूत कर सकता है। एक जो सॉफ्ट पावर है, जैसे नन कह सकते हैं सॉफ्ट पावर के तौर पे सांस्कृतिक जो संबंध है, शिक्षा है, चिकित्सा है, बौद्धिक साझेदारी है, पर्यावरण पर भी जो संबंध है, जो एक साझेदारी है, उसको भारत और मजबूत कर सकता है और विकास के संदर्भ में खास तौर पे एक दूसरे को सहायता पहुंचा सकते हैं और बुनियादी जो ढांचा है उसमें भी निवेश बढ़ाया जा सकता है। और खास तौर पे जो चीन है, चीन के मुकाबले में देखें तो पारदर्शी और अस्थाई एक हितोन्मुखी जो परियोजना है उनको बढ़ावा देने में भारत अपने पड़ोसी देशों का सहयोग ले सकता है। यही नहीं, लाइन ऑफ जो क्रेडिट है, अनुदान जो सहायता है, तकनीकी जो सहयोग है, ऐसे जो विभिन्न विषय हैं उनको भारत और पहले की अपेक्षा प्रभावी बना सकता है। और रणनीतिक अगर साझेदारियों की हम बात करेंगे तो खास तौर पे मजबूत करने की बात कही जा रही है। जैसे क्वाड है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो साझेदार हैं उनके साथ क्षेत्रीय स्तर पे जो इंडो पैसिफिक रीजन में महत्वपूर्ण इस तरह का जो समूह है उसमें अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुला जो समुद्री मार्ग है उसकी अवधारणा को और मजबूत कर सकता है। इस क्षेत्र में कह सकते हैं कि पूरी तरह से मुक्त आवागमन के साथ जो सुरक्षा है, जो पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो डिजास्टर या कह सकते हैं आपदा प्रबंधन जैसे जो विषय हैं उन पर इनके साथ सहयोग को और मजबूत करते हुए साउथ एशिया में अपनी जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर भारत बना सकता है। तो इस तरह की बातें हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश और इंडिया का मैप यहाँ पर दिया गया। बांग्लादेश के साथ देखें तो कई सारे जो राज्यों की सीमा है वो यहाँ पर साझा होती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसको लेकर भी कई सारे जो मुद्दे हैं वो फंसे हुए हैं, जिस कारण से कहें तो अब भी भारत और बांग्लादेश की जो सरकारें हैं उनके बीच में जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के संदर्भ में जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि अब बार बार जो यहाँ पर 7 सिस्टर्स वाले जो राज्य हैं, जो 7 यहाँ पर भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये क्या होते हैं कि भारत के मुख्य भूमि से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, तो इससे जुड़ा हुआ है। ये बड़ा ही सकरा क्षेत्र है। लगभग देखेंगे तो ये 20 से 21 किलोमीटर चौड़ा है और लगभग 48 किलोमीटर ये लंबा जो क्षेत्र है। इसी से क्या है कि ये पूरा जो पूर्वोत्तर है वो भारत के मुख्य भूमि से जुड़ता है और इस पर लगातार चूँकि चीन की नज़र है और इस कारण से देखें तो अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के बीच की जो कह सकते हैं नज़दीकियाँ हैं वो भारत के लिए चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। खासतौर पर बांग्लादेश के द्वारा, जो बांग्लादेश में चीन लगातार यहाँ पर अपने डिफेंस जो बेस है वो बना रहा है और यहाँ पर जो अपनी उपस्थिति है वो मजबूत बना रहा है। और ये आने वाले समय में संकट हो सकते हैं भारत के लिए कि अगर चिकन नेक पर कोई भी इस तरह की जो शक्ति है वो अपना अधिकार कर लेती है तो ये पूरा जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है ये मुख्य भूमि से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो खास बात देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि जो 7 सिस्टर्स वाले जो राज्य हैं इनकी सीधी जो पहुँच है वो क्या है, वो सीधी सागरी क्षेत्र से नहीं है। और इस कारण से देखेंगे तो यहाँ पर
कोई भी जो संसाधन है, लॉजिस्टिक है, जो रसद है, वो पहुंचाने में काफ़ी लंबा, काफ़ी अधिक ट्रांसपोर्टेशन जो कास्ट है वो भी लगने की बात देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर आप बात करेंगे तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है, जो भी विषय विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जो रणनीतिक सलाहकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो चिटगांव जो बंदरगाह क्षेत्र है उस पर क्या होना चाहिए, भारत का अधिकार हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो भारत की पहुँच है जो बांग्लादेश में देखें तो बढ़ जाएगी और यहाँ से सीधे सागरी क्षेत्र से ये पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र जुड़ जाएगा, जिससे क्या हो सकता है कि विभिन्न जो सहूलियतें हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। और यहाँ पर जो कलकत्ता या कह सकते हैं कि यहाँ कलकत्ता के हुगली क्षेत्र से जो एक कह सकते हैं जो एक ट्रांसपोर्टेशन है, एक जो जुड़ाव है, वो चूँकि लंबा पड़ता है, उसकी अपेक्षा आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आसानी से जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी रसद या जो भी ज़रूरत है, जो कनेक्टिविटी है, वो भारत से जुड़ सकती है। तो ये अब देखने वाली बात है, चूँकि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये हो सकता है कि दोनों के बीच में ये संबंध बेहतर हो सके। अब इसके लिए प्रयास भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बांग्लादेश की तरफ से ऐसे कोई भी प्रयास के संकेत देखने को नहीं मिले हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात की। इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, 3 राज्य, 4 राज्य या फिर 5 राज्य या फिर 6 राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी इस एपिसोड में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।